दोस्तों सीटेट के एग्जाम में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के एग्जाम में पेपर 2 150 मार्क्स का होता है, जिसमें एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान टोटल 60 नंबर का होता है। उस 60 नंबर में 40 नंबर एनसीईआरटी बुक क्लास 6, 7, 8 से आता है और बाकी 20 क्वेश्चन पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से आता है। तो उस 40 नंबर को कवर करने के लिए आज हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका माइंड्स मास्टर पे। हम हैं राहुल भारद्वाज। तो इस सीरीज में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन पॉलिटी, 10 क्वेश्चन जियोग्राफी, और ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये सोशल साइंस का सारा क्वेश्चन कवर न हो जाए। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे और एनसीईआरटी बुक 6, 7, 8 से हमने क्वेश्चन को तैयार किया है, जो आपको आपका नंबर बढ़ाने में और आपको सीटेट पेपर 2 पास करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले किस फसल को उपजाना आरंभ किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गेहूं तथा जौ। गेहूं तथा जौ इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान कहां स्थित था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विंध्य के उत्तर में। तीसरा क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में स्थित सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मगध। प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, और कथन 2 है, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा, पहले कथन पे चलते हैं, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये सही कथन है। दूसरा कथन है, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ये भी कथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद ही अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इसमें सही आंसर बताना है। तो चलिए पहले कथन पे चलते हैं। पहला कथन यह है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। ये कथन बिल्कुल सही है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ये भी कथन सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले आखेटक तथा संग्राहक किस नदी के तट पर रहते थे? आखेटक तथा संग्राहक किस नदी के तट पर रहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कृषि का आरंभ हुआ था लगभग, आपको बताना है कृषि का आरंभ कब हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक कृषि की शुरुआत किस स्थान पर हुआ था? कब हुआ था आप लोगों ने देख लिया, अब किस स्थान पर हुआ था इसका सही जवाब देना है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़िया, यहाँ भी हुआ था। मध्य भारत में विंध्य पहाड़िया, यहाँ भी हुआ था। नर्मदा नदी घाटी, यहाँ पे नहीं हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले लगभग, ये बताना है कि कब फले फूले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र को महीने में कितनी बार देख सकते हैं? यहाँ से आप लोगों की जियोग्राफी की 10 क्वेश्चन
पिछले 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से था, अब 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पूर्ण चंद्र को महीने में कितनी बार देख सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबने एनसीईआरटी बुक एक बार जरूर पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो अब तो पढ़ने का 1 महीना समय बचा हुआ है, तो हम डिवीजन ही काफ़ी, मैं टोटल एक भी चीज़ इसमें बचेगा नहीं। इस सीरीज में टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से मैं कवर कराऊंगा, तो इस सीरीज से जुड़े रहिए। आप लोग जरूर एसएसटी में अच्छे नंबर कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो मेरे सीरीज से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड, ऑप्शन नंबर सी। वो सभी वस्तुएं जो रात में समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है तारा एक खगोलीय पिंड है, और कथन 2 है इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती। इसका सही आंसर करना है। तो चलिए कथन पे चलते हैं। कथन 1 है तारा एक खगोलीय पिंड है, ये सही है। कथन 2 है इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। तो इसका सही ऑप्शन है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर देखते हैं क्या होता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कथन नंबर 2 है ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसका सही आंसर करना है आपको। चलिए कथन 1 पे चलते हैं। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, ये सही बात है। तारों के पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, लेकिन ग्रहों के पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। दूसरा कथन है ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये भी बात सही है। जैसे पृथ्वी हमारा ग्रह है, सूर्य एक तारा है, तो पृथ्वी प्रकाश सूर्य से लेता है, तो इसलिए ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दोनों कथन सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। कथन नंबर 2 है यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर नहीं रहता है। इसका सही आंसर करना है। तो चलिए कथन को देखते हैं। कथन 1 है ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है, ये बिल्कुल सही है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। दूसरा कथन है यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर नहीं रहता है, ये गलत कथन है, क्योंकि ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। आप लोगों को क्वेश्चन में, सीटेट के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देंगे तो उसमें नहीं शब्द पे ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, इस पर ध्यान देना है। अक्सर लोग इसको गलती करके चले आते हैं, इस पर ध्यान रखना है। मैंने बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही तैयार किया है जैसे सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ये 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक से ही उठाया गया क्वेश्चन है। मैंने खुद तैयार किया है इस क्वेश्चन को, तो इससे भी बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारा एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, यह कथन किसका है? एक कथन है कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, ये बात किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महोदय ने ये बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। कथन 2 है सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका सही आंसर करना है। तो कथन 1 पे चलते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। चलिए नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे। मैंने पिछले 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से और 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से कवर किया है। अब 10 क्वेश्चन पॉलिटी से, ये मैंने क्लास 6 से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है और क्लास 8 के लास्ट चैप्टर तक मैं इसी तरह क्वेश्चन बना के आप लोगों का रिवीजन करा दूंगा पूरा एग्जाम तक। तो मेरे इस सीरीज से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक खास किस्म की बकरी जिससे पश्मीना ऊन मिलता है भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। पश्मीना ऊन वाली बकरी लद्दाख में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। कथन 2 है, लद्दाख में बारिश बिल्कुल नहीं होती। चलिए इसका सही आंसर करते हैं। तो कथन 1 पे चलते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, ये बिल्कुल सही है। कथन 2 है, लद्दाख में बारिश बिल्कुल नहीं होती, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्मीना शालें मुख्यतः कहाँ बुनी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। पिछला क्वेश्चन में था कि पश्मीना ऊन वाली बकरी कहाँ पाई जाती है, तो उसका आंसर था लद्दाख। और पश्मीना शालें कहाँ बुनी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसर सागा ग्रंथ का संबंध किस स्थान से है जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी। केसर सागा ग्रंथ है का संबंध किस स्थान से है, तो ये इसका संबंध तिब्बत से है, ये लद्दाख में काफ़ी फेमस है, इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? कथन 1, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। कथन 2 है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इसका सही आंसर जानते हैं क्या है? कथन 1 है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, ये बिल्कुल सही है। कथन 2 है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कौन से व्यापारी केरल आए? इसका सही आंसर जानते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी, ऑप्शन नंबर ए सही इसका जवाब हो जाएगा। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किनको जाता है? इसका सही आंसर देखते हैं क्या है? ऑप्शन नंबर बी, संत थॉमस। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले जाल को क्या कहते हैं जो चीनी जाल से हूबहू मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी वला। मछली पकड़ने वाले जाल को चीनी वला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेकता में एकता का विचार हमें किसने दिया था? अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन आज कवर किया, जो 6 क्लास के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करके मैंने क्वेश्चन बनाया था। इस तरह आगे मैं बढ़ता जाऊंगा और 6 का फर्स्ट को चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जाऊंगा। इसी तरह क्लास 7 और क्लास 8 टोटल क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। तो इस सीरीज से जुड़े रहिए, ये आज का पहला वीडियो है। इस तरह और भी आगे वीडियो आएंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल एक नया वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।